ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। पिछली थ्योरी जहाँ से थी उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 में। तो आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, पहली हेडिंग डालिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक प्लेन मिरर रखा हो और यहाँ पर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कैसे बनती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। तो देखो, ये रे डायग्राम जब बना रहे हैं हम, तो जो प्लेन मिरर है वो आपका वर्टिकल रखा है। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो आपका प्लेन 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, इसलिए वर्टिकल पे रखा हुआ है। तो इसका जो नॉर्मल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि ये जो रे है, ठीक है, जहाँ पे भी इंसिडेंट करेंगी वहाँ से पहले नॉर्मल वेक्टर लेना पड़ेगा आपके सरफेस से। सरफेस आपका भी मिरर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी इसको पीछे ड्रॉ करेंगे और ये वर्चुअल इमेज है। क्यों है वर्चुअल इमेज, आप बताओ। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्चुअल इमेज डाइवर्जिंग रेज से बनती है। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग है, तो ये यहाँ पे दो रेज हमने लिए हैं इस ऑब्जेक्ट के इमेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पहली तो ये जो देख रहा हो और दूसरी जो ये वाली इमेज है, ये वाली रे है। ठीक है, यहाँ से पास करोगे तो नॉर्मल भी यहीं पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो ये रिट्रेस कर जाएगी बैक। ठीक है, यहाँ से जो टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये दो रे हमने यूज़ किए, इसको पीछे ड्रॉ करोगे इन दोनों को, तो जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा, उस दिन बताया था, जिसको ये रे और जो रिट्रेस हो क्या ही है वो रे मिलेगी, उसको ये लगेगा कि इमेज यहाँ पर रखी हुई है, जबकि यहाँ पर नहीं रखी हुई, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। डाइवर्जिंग रेज है ना। तो ये वर्चुअल इमेज बन गई यहाँ पे। अब देखो, एक बार डायग्राम सही बन गया ना, तो बस फिर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन तो है ही आपके पास, सिंपल फिर मैच लगा के रिलेशंस निकाल सकते हो आपकी कितनी दूर बनी होगी इमेज। ठीक है, तो ये पास हुआ है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये देखो, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लो और ये वाली रे पकड़ लो, तो ये थीटा और ये थीटा भी सेम हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, एंड अगर ये और ये लाइन पकड़ोगे तो ट्रांसवर्स एंगल बोलते हैं क्या। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये थीटा और ये थीटा सेम है। अभी टेन थीटा को आप इसमें कंसिडर करोगे अगर इस ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा आपका एच बाय डी नॉट, एंड इस ट्रायंगल में कंसिडर करोगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू एच बाय डी आई, डी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डी ऑफ इमेज। तो ये सॉल्व करोगे तो आप डी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डी ऑफ इमेज हो जाएगा। दैट मीन्स कि जितना दूर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो मिरर से, उतनी ही दूर इसकी इमेज भी बनेगी इस सिनेरियो में। ठीक है, अभी जल्दी से एक छोटा सा रिमार्क भी लिख सकते हो कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिरर के ही केस में बात करें, तो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट से रेस कैसे निकलती हैं, डाइवर्जिंग निकलती हैं। तो ये डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी, और मिरर है यहाँ पे इसलिए ये क्या बन रही थी, वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। अब सोचो कि अगर ये रे ऐसे जा रही है, अगर मैं यहीं पे रे ऐसे डाल देता, ठीक है, जहाँ से ये रे जा रही है, अब इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट हटा दिया मैंने और ऐसी रे भेज दी। ठीक है, तो ये सेम पाथ फॉलो करेगी। ये रे अगर ऐसे जाके ऐसे जा रही थी, तो अगर आएगी ऐसे तो ऐसे ही जाएगी। ठीक है ना, सिंपल लॉ ऑफ सिमेट्री और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लो। ठीक है, अगर ये थीटा ऐसे गई है, तो जब आएगी तो भी ऐसे ही जाएगी ना, रिफ्लेक्ट हो। तो इसीलिए ये अगर दो रे ऐसे आ रही हैं तो ऐसे ही जाएंगी। तो जब दो रे ऐसे आ रही तो यहाँ पर क्या रखा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा बोलूँगा मैं, बिकॉज ये रे क्या है, कन्वर्जिंग है, और यहाँ पे जबकि ये रे पहुँची नहीं, रिफ्लेक्ट हो गई पहले, बट यहाँ पे लोकेशन क्या बोलूँगा मैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, पिछले पार्ट में समझाया था। एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये कैसी इमेज बनेगी इसकी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ रखा बोलेंगे, रखा कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट अब समझो टर्मिनोलॉजी को। डाइवर्जिंग रेज कन्वर्जिंग रेज आ रही थी, इसलिए जहाँ पर कन्वर्ज होती है एक्सपेक्टेड, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे कि ये लोकेशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो ये क्या होगी, वर्चुअल, ये रियल इमेज बोलेंगे इसको, बिकॉज ये कैसी रेज है, कन्वर्जिंग। जब रेस कन्वर्जिंग होती तो कैसी इमेज बनती, रियल इमेज, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही। तो रियल ऑब्जेक्ट था तो क्या बन रही थी, वर्चुअल इमेज, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो क्या बन रही थी, रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो क्या बन रही थी, रियल इमेज। तो ये छोटा सा फंडा रिमार्क टाइप का है।
ये लिख लो। अब ये समझ में आ गया कि जितना दूर डी आई डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम योर मिरर विल बी इक्वल्स टू योर डिस्टेंस फ्रॉम योर ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो डी ओ एंड ये डी आई सेम ही होगा, ठीक है। जितना दूर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूर इमेज बनेगी इस मिरर से, ठीक है। तो अगर सोचो कि ये ए बी ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक लाइन ले लो, ठीक है, एक लाइन ऑब्जेक्ट है। अब ये जो बी है, बी की इमेज इतनी दूर बनेगी जितना ये रखा हुआ है, एंड ए की भी उतनी दूर बनेगी, मानते हो, ठीक है। अब वापस एक्सट्रीम ले रहा हूँ क्योंकि बीच वाले पॉइंट सेट हो जाएंगे, जो ये इधर वाला पॉइंट होगा वो इतनी दूर होगा, है ना, ऐसे आप समझ लो। तो एक्सट्रीम भी, अगर तुम एक्सट्रीम कॉर्नर्स भी लेके ड्रॉ कर लेते हो तो बीच के पॉइंट्स तो वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इन्वर्टेड है यहाँ पे इमेज। अगर ऐसा कोई इंसान ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर आप इसी आपका जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसके अलॉन्ग अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो, और वही अगर आप, ये जस्ट मतलब कॉमन सेंस ही बात है, एक बार अगर ये रूल पता है तो आप ये सब खुद ही निकाल सकते हो, बट लिख लो फिर भी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो इमेज भी कैसी बनेगी, इस ए की इमेज यहीं इसी पॉइंट पे बनेगी, उतनी ही दूर और उसी लेवल पर। एंड इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, बी की इमेज भी यहाँ बनेगी, तो बी डैश ले लो या ए डैश ले लो, है ना। और बाकी पॉइंट्स भी वाइस वर्स, मतलब वैसे ही के वैसे बनते जाएंगे। तो अगर इंसान ऐसे खड़ा है और ये मिरर है, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगी इमेज। यहाँ पे इस केस में ऐसे ही बनेगी इमेज। तो ये सीन रहता है। तो अगर कभी आपसे ऐसे कुछ बोल दे कि ऑब्जेक्ट लाइन इमेज रखी है आपकी, यही ऑब्जेक्ट और ये एंगल थीटा बनाती, तो सिंपल रिजॉल्व कर लेना डायरेक्शंस में। अगर एल है तो एल कॉस थीटा ये हो जाएगा, एल साइन थीटा ये हो जाएगा, एंड उसके हिसाब से आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो एल कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा उसके लिए इन्वर्टेड बनेगी, एंड एल साइन थीटा के लिए वैसे की वैसी बनेगी, और उस हिसाब से आप कर लेना आपका काम, ठीक है। चलिए, मैं ऐसी कुछ फाइनल इमेज बन जाएगी आपकी, ठीक है। आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे तो फाइनल ये भी मिल जाएगा। अब यार एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू या विजुअल रीजन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और आपका मिरर ये है, तो छोड़ो ऐसे इसी डायग्राम में देख लो, ये बढ़िया बना हुआ है। तो अगर ये मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ तक देख पाओगे, ठीक है। अगर आप इस प्लेन में खड़े हो, ठीक है, तो ये आपका विजुअल रीजन हो गया। क्यों हो गया, देखो, एक्सट्रीम रे को पकड़ो आप, ठीक है, जो एकदम मिरर के एंड पे होगी, ठीक है, तो वही सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, एंड जो यहाँ पे रे आएगी वो थीटा से थीटा पे ही जाएगी, ठीक है। तो ये रे गई, सेम यहाँ पे भी इस एंड पे भी मिरर के देख लो, अगर रे ऐसी आई तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी जो कि फिक्स है, डिपेंड करेगा आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, राइट। तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आपकी लास्ट रे यहाँ चले गई यहाँ, अगर अब मैं यहाँ, मेरी आँखें हैं, तो क्या मेरे को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कहीं इसके अंदर कहीं खड़ा हूँ, ठीक है, इन दोनों रे के कहीं भी अंदर खड़ा हूँ तो दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन के इधर खड़ा हूँ तो क्या इस ऑब्जेक्ट से कोई भी रे मेरी आंखों तक पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया आपका विजुअल रीजन, ये रीजन हो गया इन दो एक्सट्रीम रेस के इधर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस में देखते कि कैसे यूज़ होता है ये कौन सा। तो इससे ना, इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को मिला ही होगा कि अगर ये एक इंसान खड़ा हुआ है और ये आपका मिरर है, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि मैं कितने मिरर की लेंथ लूँ कि मेरे को अपनी खुद की पूरी इमेज दिखे, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है ना। ये आपका अगर फुट है, फुट मान लो, तो सोचो कि आपके पास पहले तो सोचो कि एकदम जितना चाहिए उतना मिरर है, ठीक है। उसके बाद हम हटाते जाएंगे जो पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। अपन को मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए सच दैट वी कैन सी दिस इज द पर्सन, राइट।
तो दिस पर्सन शुड बी एबल टू सी हिज और हर होल इमेज, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इमेज है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है d। तो अगर ये डिस्टेंस d है तो अगेन इधर से भी d पे इमेज बनेगी, है ना। तो अब क्या होना चाहिए कि ये हेड की इमेज आपकी यहाँ बनी है। तो अब अगर आप इस आँख को, आपकी आँखों में हेड और फुट की इमेज बना लो तो बाकी सब बीच के पॉइंट्स दिख ही जाएंगे, ठीक है। ये मानते हो अभी तक के डिस्कशन से। तो एक लाइन बनाओ कि किसी तरीके से एक ऐसी रे होनी चाहिए जो ये हेड से निकल के ऐसे रिट्रेस हो रही होगी, तो इमेज यहाँ बनी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये हेड की जो इमेज है, ठीक है, ये आपको यहाँ तक दिखे। सेम चीज़ फुट के लिए कि फुट की जो इमेज है उसकी रे आपको दिखनी चाहिए आपकी आंखों में। ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल में तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हेड की इमेज यहाँ तक आनी चाहिए, फुट की है। तो देखो सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि हेड की इमेज बन कैसे रही होगी, वापस वही कि दो रे फॉर्मेशन ले लो, फॉर्मेशन के लिए दो रे ले लो। एक तो ये वाली रे ले लो जो डायरेक्ट रिट्रेस करेगी, और एक ऐसी कोई रे ले लो, ठीक है। होगी ऐसी भी रे कोई ना कोई, तो क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ रेज निकल रही हैं, पहले ही बताया था। तो ये ऐसी एक रे ऐसी भी होगी, और इस रे की वजह से अब इमेज तो यहीं बनने वाली है, ठीक है। वो तो हमने देख लिया कि इमेज यहीं बनने वाली है, और ये दो के फॉर्मेशन से तुमको ये हेड जो है, हेड की रे यहाँ तक पहुँच रही तुम्हारी आंखों तक, ठीक है। तो हेड की भी जो रे है वो पहुँचनी चाहिए आंखों तक, तभी हेड दिखेगा। एंड जो फुट है, फुट का भी सेम सीन होगा कि ऐसी कोई रे निकल रही होगी जो आपको दिखेगी, ये वाली रे आपको दिखेगी, ठीक है। तो अब सोच के देखो कि ये फुट की रे के लिए मेरे को ये वाला पार्ट ऑफ मिरर चाहिए और हेड के लिए ये वाला पार्ट ऑफ मिरर। तो क्या मेरे को ये वाला पार्ट ऑफ मिरर तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्या मेरे को ये वाला पार्ट ऑफ ये पॉइंट चाहिए मिरर का, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा वो क्या हो रहा होगा, वो तो वैसे भी मतलब ये वाला तो पार्ट क्यों ही चाहिए, क्योंकि देखो फुट की आपने पहुँचा दी रे यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि फुट की अगर रे यहाँ इस मिरर को यूज़ करके पहुँच रही है तो फुट के जो ऊपर का पॉइंट होगा वो इस पॉइंट के ऊपर वाले ही मिरर को यूज़ करके पहुँच रहा होगा आई तक। सेम चीज़ हेड के लिए कि हेड के नीचे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, अल्फ़ा, तो वो अगर हेड ये पॉइंट यूज़ कर रहा है मिरर का, बिकॉज इस डायरेक्शन में जो भी चीज़ें रखी होती हैं वो वैसी की वैसी चलती मिरर के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो अल्फ़ा होगा वो भी इस पॉइंट के ही नीचे का मिरर यूज़ कर रहा होगा। इसका मतलब है कि तुमको सिर्फ इतना मिरर चाहिए, ठीक है। पहले तुमने इनफाइनाइट मिरर लिया, फिर देखा कि मेरे को हेड और फुट के लिए कौन कौन सी रे इंपॉर्टेंट है, फिर तुमने ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट किया डायग्राम, और तुमको समझ में आया कि अब मेरे को ये वाले मिरर की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस इतना मिरर चाहिए। तो इसकी लेंथ अब निकाल लोगे। ये पूरा ट्रायंगल है, इसको ABC ट्रायंगल देखो, ठीक है। तो तुम क्या बोल सकते हो, ये L है, ठीक है, एंड ये हाइट h थी पर्सन की, तो तुम क्या बोल सकते हो, और ये D और 2D है, तो L/D इक्वल्स टू h/2D बोल सकते हो इस ट्रायंगल में, ठीक है। कभी डाउट है कि कैसे बोल सकते हो, तो यार इसका प्रूफ ऐसे सिंपल सा होता है कि ये अल्फ़ा मान लो, ये बीटा मान लो, तो ठीक है। तो अगर ये x1 x2 है या L1 L2 है तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू L1/D एंड tan बीटा इक्वल्स टू L2/D। L1 प्लस L2 इक्वल टू L है, तो क्या हो जाएगा, D ऑफ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू L, पहली इक्वेशन। सेम चीज़ इस पूरे ट्रायंगल में लगाओ, ये पूरा जो बड़ा है उसमें क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू H1, ये H1 है मान लो, ये H1 है, ये H2 है, तो H1/2D, और tan बीटा क्या है, H2/2D। तो अगेन 2D इंटू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा क्या है, H1 प्लस H2 विच इज़ H,
ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 tan अल्फा प्लस बीटा को एलिमिनेट कर दो तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये रेशियो लगा सकते हैं अपन हमेशा, ठीक है। जेनेरिक रिजल्ट है तो L क्या हो गया h/2, है ना। तो बेसिकली अगर कोई इंसान खड़ा है हाइट h का, तो अगर उसको अपनी पूरी इमेज एक मिरर में देखनी है, हम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी इमेज देखते हैं, राइट। तो वो इमेज की लेंथ हमको कितनी ज़रूरी है, h/2 से हम अपनी पूरी की पूरी इमेज देख सकते हैं जो ऐसे किसी इस पे प्लेस होगा, ठीक है। तो समझ गए ना, पहले इनफाइनाइट लेंथ का मिरर लिया और इनफाइनाइट पे तो अपनी पूरी इमेज बनेगी जो हम वो देख ही पाएंगे। फिर ये चेक किया कि यार मेरे को हेड की जो रेज है वो आई तक पहुंचनी चाहिए और फुट की जो रेज है वो आई तक पहुंचनी चाहिए, उसके अलावा जो भी है वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब फंडा समझ आ गया है, तो एक क्वेश्चन लिखो और ये खुद से करो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना एंड बताना अगर कोई डाउट हो तो लिखो कि ऐसा एक डायग्राम है, ये फादर है जिसकी हाइट 2h है, उसका जो चाइल्ड है उसकी हाइट h है, और ये डिस्टेंस d ले लो, ठीक है। एंड ये मिरर है तुम्हारा, इसकी भी डिस्टेंस d ले लो, चलो ठीक है। अब लिखो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय कैन सी द कंप्लीट इमेज ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फादर टू। इस क्वेश्चन में इस बॉय को और आई और हेड, जिस क्वेश्चन में से आई और हेड की अलग अलग बात नहीं करी हो तो आई एकदम टॉप पे ले लेना, ठीक है। तो अब तुमको क्या बताना है कि ये बच्चे को इसकी खुद की और इसके फादर की इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मिरर पूरा ले लो, जितना ले सकते हो, इनफाइनाइट मिरर ले लो, और फादर और बच्चे की इमेज बना लो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके बना लेना। एंड फिर ये बस देख लेना कि इस पॉइंट को, ये जहाँ पे हेड है वहीं पे इसकी आई है, ठीक है। इस पॉइंट को तुम्हारी जो ये चाइल्ड की अगर इमेज है तो ये इसका हेड और फुट की रे पहुँचा देना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से, और इसके फादर की इमेज जो भी बनेगी उसका हेड और फुट इसकी आंखों तक पहुँचा देना, ठीक है, इस मिरर के थ्रू। और फिर देखना कि वो कितना पार्ट ऑफ मिरर तुमको एक्चुअल में ज़रूरी है दोनों चीज़ को देखने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर ये इतना पार्ट चाहिए इसको देखने के लिए और इतना पार्ट इसको देखने के लिए, तुमको यूनियन लेना पड़ेगा दोनों पार्ट्स का, बिकॉज तुमको दोनों इमेज देख पानी है, इतना बड़ा मिरर लेना है, ठीक है। अब एक टॉपिक लिखो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिलेटिव टू प्लेन मिरर, ठीक है। ये हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे किसी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे डील करेंगे उसकी इमेज। मतलब कोई पूछे कि इमेज की वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तुम मिरर के सामने इधर भाग रहे हो, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम भाग रहे हो v वेलोसिटी से, तो तुम्हारी इमेज भी क्लोज आ रही होगी तुम्हारे, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी क्या होगा, तो इस इमेज की जो वेलोसिटी है आज उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो कि कैसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जो इसका पहले कंपोनेंट्स में तोड़ लो, ठीक है। थोड़ा इंट्यूशन आएगा कि क्यों तोड़ रहा है, बिकॉज हमको वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में ही इसके बिहेवियर का पता है, ठीक है। अभी हमने बात करके गए हम कि अगर ए बी ऐसे रखा है तो कैसी इमेज बनेगी, या पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट इतना दूर है तो पहले यहाँ बनेगा, फिर अगर पास आ गया तो पास में इमेज बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया यहाँ से यहाँ, तो इमेज भी उसकी यहाँ से यहाँ मूव करी होगी, ठीक है। तो और सीधी सी बात है कि dt टाइम में अगर देखो, dt टाइम में अगर ये dx डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, पहले इसकी लेंथ L1 थी, अब L2 हो गई, तो इमेज में भी सेम ही सीन होगा कि पहले अगर लेंथ L1 थी तो अब L2 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने भी उस dt टाइम में dx सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना इसने किया, ठीक है, बट उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इसने यहाँ चला तो ये यहाँ चला, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली बात जो है कि विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि अगर मिरर के रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंसेज हमने देखी थी, ठीक है। अगर मिरर भी मूव कर रहा होगा तो मिरर के रेफरेंस में जाके ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू योर मिरर विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये किसकी बात कर रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है इस प्लेन मिरर पे, उसके लिए ये कॉम्पोनेंट बात सही है। अब सोचो कि अगर एक पॉइंट यहाँ है तो उसकी इमेज यहाँ बनी, अब पॉइंट dt टाइम के बाद यहाँ पहुँचा तो उस पॉइंट की इमेज यहाँ पहुँची, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो सीधे सीधे ही दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे था सेम इस पे, और जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उतना ही तेरे
इमेज के पॉइंट ने भी ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो dt टाइम में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी और वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन में वो डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है। तो जो आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो पैरेलल कंपोनेंट है दोनों के वो इक्वल होंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये इधर है तो ये इधर है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ विद रिस्पेक्ट टू मिरर बात हो रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोलने का यही मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट विद बी क्या होती है, वी ऑफ ए माइनस वी बी, ठीक है। तो वेलोसिटी पैरेलल टू, जब पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये तो पैरेलल के केस में हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कट गई, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के हमेशा इक्वल होगी, ये पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट है मतलब इमेज कैसा भी मूव करता रहे, मैथ्स क्या बोल रही है आपको कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, ठीक है। अब अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर was negative of velocity of object with respect to mirror। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि velocity of image minus velocity of mirror equals to negative of velocity of object minus velocity of mirror। तो ये क्या हो जाएगा, velocity of image plus velocity of object equals to twice of velocity of mirror, right। तो इसको मैं पेन से लिख देता हूँ। तो देखो ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डिराइव कैसे किया ये तुमको मालूम ही है। फॉर ये किसके लिए था, पैरेलल कंपोनेंट के लिए, ठीक है लिए। और वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वैसे भी ये सब याद नहीं करता, मैं सिंपल ये दो चीज़ें देख लेता, ठीक है। ये और ये दैट इज़ इनफ, ठीक है, कुछ भी करने के लिए। अब ये चीज़ तो यार हमको आती है, तो इसके लिए क्यों हम इतना करके ये ऐसे याद रखें कि ऐसा कोई फार्मूला होता है। सीधे ये इसका तो तुम खुद ही डेरिवेशन भी दिख गया तुमको कि डी टाइम में डी एक्स ही कवर कर रहा है, ये दोनों तो होगा ही, ये दोनों से तुम ये डेराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के टर्म्स में बात हो तो सिंपल एक्स और वाई डायरेक्शन ब्रेक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक क्वेश्चन जल्दी से देख लो कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मिरर सो दैट द इमेज विल रिमेन एट रेस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर इसकी स्पीड दी हुई है एंड ये मिरर है, ठीक है। और ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये ऑन ग्राउंड के लेवल पे दिया। जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि विथ रिस्पेक्ट टू मिरर तो मानना कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी दी हुई है। एब्सोल्यूट मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ग्राउंड रेफरेंस मान के ही हम लिख रहे हैं आज तक के जितनी भी इक्वेशन। तो अब तुमको मालूम है कि अगर ये वेलोसिटी, अगर इमेज इसका पैरेलल कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर में ही बात हो रही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सीधे लगा लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालना है और वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 रखनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगी 5/2। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यार प्लेन मिरर के जितने भी क्वेश्चन किए ना, सब तुम्हारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान रखना है, और जो मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट बना है वो भी हमने सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करके बना है। बट अब मिरर है तो प्लेन मिरर के हर चीज़ में तो तुम डेरिवेट करते, इतना तो तुम याद हो ही जाएगा कि जितने डिस्टेंस, अगर ये मिरर है तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतने पे इमेज बनेगी। और दोनों चीज़ की परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट की कैसे बात करनी, तो सब कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही डेराइव है। तो बस वो एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता हो जो तुम सब कर लोगे, ठीक है। तो हाँ, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और बताना अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, कोई बड़ा सा स्फेयर इमेजिन करो, ठीक है। कोई कैसा भी स्फेयर, बड़ा क्या बोल रहा हूँ, कोई कैसा भी स्फेयर इमेजिन करो, ठीक है। स्फेरिक और स्फेयर को काटो, ठीक है, इस प्लेन पे रख के काट दो, तो ये जो तुमको ऐसा कुछ शेप मिलेगा, राइट, यही तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है। जो देखा भी होगा स्कूल में, ऐसे कुछ बनाते रहते हैं हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स, तो ये छोटा सा एक पार्ट इससे जो कट के आएगा वो ऐसा दिखेगा, इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है।
कुछ टर्मिनोलॉजी है यार, देखो इसको पोल बोलते हैं, अगर ऐसा रखा हुआ है तुम्हारा वो पार्ट टूटा हुआ, इसको पोल बोलते हैं, इसको तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच दैट पार्ट इज कट, राइट। सेंटर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोल दिया, स्फीयर सेंटर को जिससे ये पार्ट कटा है। फिर और क्या हो गया, ये तुम्हारा अपर्चर हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, जो सेंटर है, सेंटर से तुम्हारे पोल की डिस्टेंस, ये तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, विच इज इक्वलेंट टू योर रेडियस ऑफ योर स्फीयर, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ है। ऐसे अपैरेटिस को तुम कॉनकेव मिरर बोलते हो, जहाँ पे तुम्हारा शाइनिंग सरफेस ये होता है, ये साइड वाला। जब भी हम ऐसा बना रहे थे मिरर में भी, तो तुम्हारा शाइनिंग सरफेस इस साइड वाला था, ठीक है। तो जो वो पार्ट जो तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव, ऐसा कॉनकेव मिरर दिखता है, और जब शाइनिंग सरफेस आउटसाइड ऑफ दैट स्फीयर होता है तो उसको कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो जब शाइनिंग सरफेस इनसाइड वाला होता है उसको कॉनकेव, और जब शाइनिंग सरफेस आउटसाइड वाला होता है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब हम आगे जितनी भी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम ये देखने वाले हैं कि यार देखो, जैसे अगर ये है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, तो ये जो हम पता है क्या कौन सी रेस को स्टडी करते हैं। अभी तक हम प्लेन मिरर या कभी भी जो भी हमारा डिस्कशन है, हम रेस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत तुम्हारे पोल के बहुत पास की में रेज होंगी ना, हम उसको स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं अभी डेरिवेशंस में देखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। पैरा एक्सियल मतलब एक्सिस के बहुत क्लोज, जो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, इस एक्सिस के बहुत क्लोज वाली इमेज को स्टडी करते हैं। एंड जो दूर की होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो ये इसको बोलते हैं मार्जिनल रेज, और हम इसको स्टडी नहीं करते, मतलब हम उस रेज को स्टडी करते हैं जो तुम्हारे एक्सिस के बहुत ही क्लोज होती है, ठीक है। अभी एक टर्म और आता है सिंपल सा, कि जब भी तुम किसी पैरा एक्सियल रेस को, ठीक है, ये तुम्हारी पैरा एक्सियल रेस है, तो जब तुम पैरा एक्सियल रेस को पास करते हो ऐसे पैरेलल, ठीक है, ऐसी कोई रे तुम पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस पास करते हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। आगे यूज़ होगा ये, इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो इसको फोकस बोलते हैं। फोकस से जो प्लेन पास होता है, विच प्लेन इज नॉर्मल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड फोकल प्लेन, ठीक है। और फोकस से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यार हम मार्जिनल रेस क्यों नहीं पढ़ते हैं, पैरा एक्सियल रेस ही क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज उससे कैलकुलेशंस थोड़ी सिंपल होती है, फॉर्मूलेस थोड़े सिंपल बनते हैं। देखो पहला कैसे हुआ, तुम लोगों में से कई ने ये एकदम बिना देखे लगाया होगा, ठीक है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। बट ये चीज़ अभी तुम इसमें देखोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ पैरा एक्सियल रेस के लिए ही ट्रू होती है, मार्जिनल रेस के लिए तुम ऐसा नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये डायग्राम ही देख लो, तो सेंटर है, ठीक है, सेंटर हमेशा स्फेयर के नॉर्मल होता है। सेंटर से कोई भी लाइन पास कर लो तुम, वो हमेशा तुम्हारे स्फेयर के क्या होती है, नॉर्मल, ठीक है। जैसे कोई सर्कल भी है, सेंटर से जो भी लाइन पास होगी ना, वो इस टेंजेंट के, इसका तो टेंजेंट ही ऐसे डिफाइन होता है खैर, बट हम हमेशा जब ये बात करते हैं तो इस छोटे से पार्ट को जूम करोगे तो इसका टेंजेंट ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो हर पॉइंट का जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमेशा किससे पास होता है, सेंटर से। तो अगर ऐसे कोई रे पास करी तुमने, ठीक है, जो ये वाली जो रे है पैरेलल जो आ रही है तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रे जो है, ठीक है, उसके लिए नॉर्मल वेक्टर सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। और नॉर्मल वेक्टर क्यों ढूंढ रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए। तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया, तो अभी क्या होगा, थीटा, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये किसी पॉइंट से पास होगी, ठीक है। और हमने बाय डेफिनेशन बोले कि जिस भी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको तुम क्या बोलोगे, फोकस बोलोगे, ठीक है। तो अब देखो ये थीटा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज पैरेलल एक्सिस के तुम्हारी पैरेलल थी लाइन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो अगर ये दोनों एंगल सेम हैं, सोच के देखो तो क्या होगा, अगर तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगर ये थीटा सेम है तो ये और ये लेंथ x बोल सकते हो, दोनों लेंथ इक्वल होगी, और फिर x cos थीटा तुम्हारा ये वाला कंपोनेंट हो गया,
और ये x से ये x cos थीटा तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये भी x cos थीटा, ये भी x cos थीटा, दोनों का एडिशन किसके बराबर है, r के बराबर है, विच इज़ योर रेडियस, ठीक है। रेडियस इज सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस ही होगी, ठीक है। तो 2x cos थीटा इक्वल्स टू r हो जाएगा एंड x विल बी योर r बाय 2 cos थीटा, ठीक है। तुम्हारा pb कितना होगा सोच के देखो, pb इक्वल्स टू फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम f से भी डिनोट करते हैं। एंड तुम्हारा cp क्या हो जाएगा, cp इक्वल्स टू cb प्लस pb। cb कितना था x प्लस pb पता नहीं है, cp कितना है r, ठीक है। x की वैल्यू रखो r बाय 2 cos थीटा, तो f कितना हो गया r माइनस x विच इज इक्वल्स टू r माइनस r बाय 2 cos थीटा। तो एक्चुअल में तुम्हारा f r बाय 2 नहीं होता है, जेनेरिक वे में सोचोगे तो वो होता है r माइनस r बाय 2 cos थीटा। बट जो पैरा एक्सियल रेज होती है, जो बहुत क्लोज होती है इसके, तो जब ये वाली रे जो है, ठीक है, ये जो है ये बहुत पास होगी तुम्हारे ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सोच के देखो कि ये थीटा कितना छोटा हो जाएगा, छोटा ही होता जाएगा ये, ठीक है, जितना तुम क्लोज जाते जाओगे इसके। तो व्हेन यू मूव टू क्लोज, ठीक है, व्हेन दिस पॉइंट मूव्स टू क्लोज टू योर p, देन योर थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है। और cos थीटा, थीटा अगर टेंड टू 0 करेगा तो cos थीटा किधर टेंड करेगा, 1 पे। तो देन ओनली व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 योर f टेंड्स टू क्या होता है, r माइनस r बाय 2, तो r बाय 2। अब सोचो क्वेश्चंस में तुम जब r बाय 2 रखते हो, कितना ईजी r बाय 2 रखना इंस्टेड ऑफ r माइनस r बाय 2 cos थीटा रखना। एग्जामिनर को तुमको पूरा एक थीटा वीटा भी देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि तुम क्या करते हो, सीधा f अगर r दिया तो f दे देते हो, क्वेश्चन में सिर्फ f की बात होती है या r की बात होती है, अगर कभी तुमने पहले किया हो, और v की बात होती है, u की बात होती है, इस थीटा का तो कभी जिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए, ठीक है, हमको ये सब अजम्पशंस दे दिए जाते कि चलो मान लो कि थीटा बहुत ही छोटा है, जिससे कि तुम ये सब अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। ताकि पहले सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी